हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात करेंगे कि जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के और पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ। सबसे पहले नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग का डिफिनीसन आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 2 नंबर में नर्सिंग का डिफिनीसन अगर पूछ रहा है तो आपको कम से कम 2 डेफिनीसन लिखने होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनीसन क्या है? नर्सिंग इनकम्पासेस द ऑटोनोमस एंड कोलाबरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज, ग्रुप, कम्युनिटीज, सिक और वेल इन ऑल सेटिंग। इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड डिजेबल एंड डाइंग पीपुल। वही नर्स का क्या काम होता है? उसको केयर करना, क्योर करना। तो यही नर्सिंग का डिफिनीसन है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग ये डिफिनीसन है। देन नेक्स्ट डिफिनीशन जो है, नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस एंड केयर ऑफ इल, डिजेबल एंड डाइंग पीपुल। ये डिफिनीशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के अकॉर्डिंग है। यानी कि नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड केयर ऑफ इल, डिजेबल एंड डाइंग पीपुल। क्योंकि नर्सिंग का मतलब है, नर्स का मतलब क्या होता है? केयर करना किसी पेशेंट को, वही डिफिनीशन है। उसके बाद कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। फुल फॉर्म ऑफ नर्स, नर्स का क्या फुल फॉर्म होता है? तो N से नोबिलिटी होता है, U से यूजफुलनेस, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, S से सिंप्लिसिटी और E से इफिशियंसी। तो ये नर्स का डिफिनीशन है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2 डिफिनीशन और ये आप चिपका दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल इज अ इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल एक तरह का इंस्टीट्यूशन है फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक एंड इंजर्ड और द स्टडी ऑफ डिजीज एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ नर्स एंड डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल। अब देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है? मेनली तो ट्रीटमेंट होता है किसका? सिक और इंजर्ड पर्सन का। उसके बाद डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है, नर्स ट्रेनिंग करती है, डॉक्टर भी ट्रेनिंग करता है तो हॉस्पिटल में, तो उसी को हम हॉस्पिटल बोलते हैं। सेकेंड डेफिनीशन है, अ हॉस्पिटल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? हॉस्पिटल जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन हेल्थ केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्यूरेटिव। इसमें दोनों आता है, क्यूरेटिव एंड प्यूरेटिव। उसके बाद एक और डिफिनीशन है, द हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ द ट्रेनिंग। हॉस्पिटल क्या है? ट्रेनिंग का एक सेंटर है ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड बायो सोशल रिसर्च। इन सभी लोगों का हेल्थ केयर सेंटर है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर में आ जाएगा और उसको क्लासीफाई करने के लिए आप लोग चार्ट के थ्रू बनाइएगा तो ज़्यादा नंबर देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ केयर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। तो ये सभी एक्सप्लेन किया गया है इनके बेसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट वाला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का हॉस्पिटल होता है? स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल एंड लार्ज हॉस्पिटल, यानी टोटल 3 टाइप्स का। यानी स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल, ये साइज के बेस पर है। देखिए, स्मॉल हॉस्पिटल जो होता है उसमें 0 to 100 बेड के होते हैं। जो स्मॉल हॉस्पिटल होता है, छोटा हॉस्पिटल, वो 0 से लेके 100 बेड तक का होता है। और मीडियम हॉस्पिटल 100 to 300 बेड। लार्ज हॉस्पिटल 300 एंड एबव, 300 से ज़्यादा बेड का होगा तो वो लार्ज हॉस्पिटल हो जाएगा। अब इसी में आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर, तो ये सब इसी के अंदर आता है, जो 6 to 10 बेड का होता है। और DSC होता है 50 to 30 बेड। उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल आता है 800 to 1000 बेड का। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग था। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के टाइप्स देखेंगे।
देखिए फर्स्ट इसमें है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। देखिए टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में क्या होता है, इन दैट कॉलेजेस मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन इज अटैच। तो टीचिंग में पढ़ाने के लिए जो भी हॉस्पिटल होगा कॉलेजेस वगैरह में। उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में क्या आएगा, इन दैट ट्रीटमेंट द कॉमन डिजीज एंड कंडीशन। देखिए जनरल हॉस्पिटल क्या होता है, उसमें जनरल ट्रीटमेंट चलता है, जो भी कॉमन टाइप्स के डिजीज होंगे। और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में स्पेसिफिक डिजीज ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है तो कैंसर का, आई हॉस्पिटल है तो आई का, ऐसे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ केयर, केयर के अकॉर्डिंग भी है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। जो भी प्राइमरी केयर होगा, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पर भी हॉस्पिटल होता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लोकल बॉडीज। तो ये मैनेजमेंट के बेस पर था, और ऑटोनोमस बॉडीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बेस पर अगर हॉस्पिटल देखेंगे तो एलोपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और यूनानी हॉस्पिटल। तो ये किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बेसिस पर ये सारे हॉस्पिटल हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल का क्या फंक्शन होता है। देखिए फंक्शन फर्स्ट क्या है, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पर्सन। हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, जो भी बीमार लोग होता है उसका मतलब कि केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, डिजीज का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है कुछ और साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च। तो ये सारे चीज़ किस में आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही आते हैं। अगर आपको 5 नंबर में 8 नंबर पूछेगा तो इसको पूरा आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है फीवर के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो फीवर क्या होता है वो हम जानेंगे। देखिए व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज एबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तब हम उस कंडीशन को पायरेक्सिया या फीवर बोलते हैं। देखिए अनदर डिफिनीशन, पायरेक्सिया इज द कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इज एलिवेटेड, एलिवेटेड यानी बढ़ना, ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन कंडीशन में, इन्फ्लामेशन, दैट इज कॉल्ड फीवर, उसे हम फीवर कहते हैं। अब कॉजेज, फीवर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं होने के। देखिए इन्फेक्शन, अब कोई भी फॉरेन पैथोजन वगैरह इंटर्स करके हमारे बॉडी में, तो इन्फेक्शन कॉज हो, इन्फेक्शन से फीवर कॉज होगा। डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का कोई डिजीज हो। सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, डिहाइड्रेशन, ब्लड डिजीज सच एज ल्यूकेमिया, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस, सर्जिकल ट्रॉमा, हॉट स्ट्रोक फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट, एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन पैथोजन। तो ये सारे कॉजेज है किसके, फीवर के। जब फीवर होने के कॉजेज है, इस सभी के कारण फीवर, ये सब अगर रहेगा तो फीवर ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर, ये तो कॉजेज था। अब 5 नंबर में पूछा है तो इसके हम टाइप्स भी लिखेंगे। तो क्या क्या टाइप्स है, मेनली कभी कभी एग्जाम में किसी चीज़ का टाइप्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है 5 नंबर में। तो हम फीवर के टाइप्स देखेंगे, फीवर किस किस कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए फर्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर, सेकेंड है कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर, थर्ड है रिमिटेंट फीवर, फोर्थ है रिलैप्सिंग फीवर, और फिफ्थ जो है इरेगुलर फीवर, और सिक्स्थ जो है इन्वर्स फीवर, सेवेंथ सस्टेन्ड फीवर। तो ये टोटल 7 पार्ट्स है किसके, फीवर के। 7 तरह के फीवर है होते हैं। अब एक एक फीवर के बारे में बारी बारी से देखेंगे कि कौन फीवर क्या होता है, कितने समय का होता है, कब आता है वो। अब कांस्टेंट फीवर सबसे पहले देख रहे हैं कि कांस्टेंट फीवर क्या होता है। दिस टाइप्स ऑफ फीवर इज ऑल्सो नॉन एज कंटिन्यूअस फीवर। कांस्टेंट फीवर को कंटिन्यूअस फीवर कहा गया है। देयर इज अ टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री
बिटवीन इवनिंग एंड मॉर्निंग, देखिए 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस फीवर में, मॉर्निंग और इवनिंग में। डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर पीरियड ऑफ डेज और वीक्स, इसमें नॉर्मल भी कंडीशन नहीं जाएगा। तो इसी टाइप्स को फीवर को कांस्टेंट फीवर कहते हैं, यानी ऐसा फीवर जो जैसे फीवर है अब 38 39 है, अब उससे ज़्यादा मॉर्निंग में 39 है तो इवनिंग में अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बढ़ेगा, 2 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसे फीवर को हम कांस्टेंट फीवर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर। अब इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। देखिए इसमें नॉर्मल भी रहेगा और हाई भी होगा, तो एक इंटरवल के समय, समझे, रेगुलर इंटरवल पर। अ फ्यू आवर टू 3 डेज यूजुअली टेम्परेचर इज हायर इन द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग। मतलब कि मॉर्निंग के तुलना में जो इवनिंग का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, किस में? इंटरमिटेंट फीवर में। उसके बाद रिमिटेंट फीवर। अब रिमिटेंट फीवर क्या होता है? देखिए रिमिटेंट फीवर इज अ फीवर करेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री। देखिए रिमिटेंट फीवर एक ऐसा फीवर है जिसमें 2 से ज़्यादा डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के दौरान, बट डज नॉट रीच नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल नहीं जाएगा, यानी रिमिटेंट फीवर इसको हम बोलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। अब रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है? देखिए रिलैप्सिंग फीवर इज वन इन विच देयर आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड, इसमें बहुत लंबा फेब्राइल पीरियड होता है, फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें देखिए 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, 1 से 2 दिन नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, देन बाकी बात टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। उसके बाद रिलैप्सिंग फीवर के बाद हम देखेंगे इरेगुलर फीवर। व्हेन फीवर इज इंटायरली इरेगुलर इन इट्स कोर्स इट इज कॉल्ड इरेगुलर फीवर, इसमें इरेगुलर रहता है। देन इन्वर्स फीवर। अब इन्वर्स फीवर क्या होता है? देखिए इन दिस टाइप ऑफ फीवर द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग। देखिए इन दिस टाइप ऑफ फीवर the highest range of temperature in the recorded in the morning hours and lowest in the evening। अब मॉर्निंग में ज़्यादा रहेगा और इवनिंग में कम रहेगा, उस फीवर को हम इन्वर्स फीवर बोलेंगे। सस्टेन्ड फीवर क्या होगा? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली, हमेशा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एबव 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट डिमॉन्स्ट्रेट लिटिल फंक्शन। ऐसे फीवर को हम सस्टेन्ड फीवर बोलेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या, नर्स का क्या रोल होगा? रोल ऑफ नर्स या फंक्शन ऑफ नर्स, दोनों सेम ही होता है। देखिए केयर गिवर, नर्स जो होती है वो क्या होती है? केयर गिवर का काम करती है। क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर, ये भी क्लिनिकल और इथिकल डिसीजन मेकर होती है, तुरंत डिसीजन लेती है। प्रोटेक्टर के रूप में हेल्प करती है, एडवोकेट की तरह हेल्प करती है, केस मैनेजर की तरह हेल्प करती है, रिहेबिलिटेटर की तरह हेल्प करती है। देखिए ये सारे पॉइंट्स है, आपको इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करना होगा। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। रिहेबिलिटेटर, कंफर्टर, कम्युनिकेटर, टीचर, लीडर और काउंसलर, तो ये नर्स का रोल होता है। ये सारे रोल्स है किसके? एक नर्स के रोल है। देन क्वालिटीज, अब गुण क्या क्या होते हैं एक नर्स के? देखिए नर्स जो होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, हम्बल एंड ऑनेस्ट होती है। जो नर्स होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, हम्बल एंड ऑनेस्ट होती है, लॉयल होती है, कोऑपरेटिव होती है, गुड लिसनर होती है, अच्छा सुनती है, कीन ऑब्जर्वर, अच्छे से ऑब्जर्व करती है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करते कोई भी चीज़ मेडिसिन को, गुड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर भी होती है, इम्पार्शियल, कैपेबल, गुड वर्कमैनशिप, रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कॉम्पिटेंट, जज और एडवोकेट। तो ये सारे एक नर्स के क्वालिटीज़ है।
ये सारे क्या है, एक नर्स के क्वालिटीज़ है, नर्स के अंदर ये सारे गुण होते हैं। ये तो क्वालिटीज़ था, क्योंकि ये हमेशा 2 से 3 नंबर या 5 नंबर में दोनों पूछते ही पूछते हैं। चलिए अब उसके बाद देखेंगे हम असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है, देखिए असेप्सिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह एक प्रोसेस है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय सच ऑर्गेनिज्म, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को बचाया जा सका, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसी को हम असेप्सिस कहते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ असेप्सिस, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वही सेम डिफिनीशन हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और डिफिनीशन है, असेप्सिस इज द प्रैक्टिस टू रिड्यूस और एलिमिनेट कंटामिनेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, यानी उसको रिड्यूस करना, वही असेप्सिस टेक्निक ही कहलाता है। सभी डिफिनीशन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस लिखा अलग अलग तरह से। Aseptic technique is the effort to keep a client as free from hospital microorganism as possible। अब इसके कुछ प्रिंसिपल है, किसके, असेप्सिस के। क्या करता है असेप्सिस, क्या सिद्धांत पर काम करता है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है यानी रोकता है। अब कोई इन्फेक्शन है उसको रोकेगा ही कौन, असेप्सिस। उसके बाद टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, अब किसी भी तरह के डिजीज से प्रिवेंट करवाता है कौन, जो असेप्सिस होता है वो। ऑल मटेरियल्स डैट इंटर द स्टेराइल फिल्म मस्ट बी स्टेराइल, जितने भी स्टेराइल फिल्म में इंटर किए गए मटेरियल होता है उसको स्टेराइल ही रखना होता है। इसमें स्टेराइल टीम मेंबर्स मस्ट बी वियर ओनली स्टेराइल गाउन, जो स्टेराइल टीम मेंबर्स होते हैं वो स्टेराइल गाउन्स में। आप देखिए जैसे ओटी वगैरह में देखिएगा कि जो स्टेराइल पर्सन इंटर कर गया उसके बाद कोई भी सर्जरी के दौरान, जो भी ऑपरेटिंग के दौरान कोई भी इंटर नहीं करता है। तो इसलिए इसमें है स्टेराइल टीम मेंबर्स मस्ट बी वियर ओनली स्टेराइल गाउन्स, जो भी स्टेराइल टीम मेंबर्स होते हैं वो स्टेराइल गाउन्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, देखिए विद इन द स्टेराइल फील्ड, और हमेशा स्टेराइल फील्ड में रहते हैं। अनस्टेराइल पर्सन डज नॉट रीच ओवर द स्टेराइल सरफेस, अब जो अनस्टेराइल पर्सन है तो वो स्टेराइल सरफेस पे नहीं जा सकता है। टॉकिंग ड्यूरिंग सर्जरी केप्ट टू अ मिनिमम, अब सर्जरी के दौरान ज़्यादा बात भी नहीं करेगा, जैसे माउथ से जो भी सलाइवा वगैरह होगा उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। स्टेराइल पर्सन हैंडल स्टेराइल इक्विपमेंट, अब जो स्टेराइल पर्सन होगा वो हैंडल करेगा क्या, स्टेराइल इक्विपमेंट को हैंडल करेगा। जो भी स्टेराइल पर्सन होगा वो स्टेराइल इक्विपमेंट को हैंडल करेगा। अनस्टेराइल पर्सन हैंडल ओनली अनस्टेराइल इक्विपमेंट, अब स्टेराइल तो स्टेराइल कर रहा है तो अनस्टेराइल भी तो कुछ होंगे तो उसको अनस्टेराइल ही वाला करेगा। तो ये उसके प्रिंसिपल्स है, किसके, असेप्सिस के प्रिंसिपल्स होते हैं। इस पर असेप्सिस वर्क करता है, इसी सिद्धांत पर। अब देन टाइप्स, अब असेप्सिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। देखिए असेप्सिस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मेडिकल असेप्सिस और दूसरा होता है सर्जिकल असेप्सिस। यानी असेप्सिस जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं असेप्सिस, एक तो मेडिकल असेप्सिस होता है, दूसरा सर्जिकल असेप्सिस। अब मेडिकल असेप्सिस क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ अ क्लीन टेक्निक इंक्लूड्स प्रोसीजर यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह एक क्लीन टेक्निक है, इंक्लूड्स प्रोसीजर, इसके अंदर प्रोसीजर आता है, उसको यूज करके नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट देयर स्प्रेड, और उसके स्प्रेड को रोकते हैं, उसी को हम मेडिकल असेप्सिस कहते हैं। समझ में आया, इट इज़ ए क्लीन टेक्निक, यह एक क्लीन टेक्निक है, साफ सुथरा टेक्निक है। इंक्लूड्स प्रोसीजर, इसके अंदर प्रोसीजर आते हैं जो उसको हम यूज करके किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिड्यूस करते हैं और स्प्रेड होने से रोकते हैं, उसी को हम मेडिकल असेप्सिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सर्जिकल असेप्सिस। अब सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए इट इज़ ए क्लीन टेक्निक इज डिजाइन टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स स्पोर्स एंड पैथोजन। देखिए सर्जिकल असेप्सिस में पूरा उसके स्पोर्स को भी ख़त्म करते हैं, उसी को हम सर्जिकल असेप्सिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग
एज ए प्रोफेशन क्या होता है। देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन आर द ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी एंड ट्रेनिंग द पर्पस ऑफ विच इज सप्लाइड स्किल सर्विसेज विथ इथिकल कंपोनेंट्स टू अदर्स फॉर अ डेफिनिट फी और सैलरी। अब नर्सिंग प्रोफेशन में जो फी है वो डिफिनिट होगा, इसमें डिफिनिट रहता है। एक इथिकल कंपोनेंट्स के जो भी इसका स्किल सर्विस है वो इथिकल कंपोनेंट्स और अदर्स पूरा डिफिनिट फी और सैलरी के बेसिस पर होता है। देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, यह एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है, पेशा है। डैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, जिसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। डैट रेज इट टू लेवल अबव डैट ऑफ एन ऑक्यूपेशन, एक निश्चित सीमा पर। आप कोई भी चीज़ में जॉब करते हैं आप, तो एक निश्चित समय सीमा होता है कोई भी चीज़ का सैलरी इंक्रीज होने का, उसका प्रमोशन होने का। तो यही इसमें नर्सिंग में भी सेम होता है। देखिए, नर्सिंग इज द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजुरी, एलिवेशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स। अब ये जहाँ नर्सिंग आएगा तो उसमें प्रोटेक्शन होगा ही, प्रमोशन होगा ही, ऑप्टिमाइजेशन होगा और हेल्थ एबिलिटीज़ को प्रिवेंट करेगा, किससे? इलनेस से। तो वही सेम है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो देखिए। इसमें क्या है? टू प्रोवाइड अ नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी, ज़रूरत के हिसाब से जो भी सर्विस होता है वो प्रोवाइड करना। टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, जो भी फील्ड में है उसके फील्ड में थोड़ा एडवांस नॉलेज होना। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड मेक इट पॉसिबल, अब मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है और जो भी प्रैक्टिस इफेक्टिवली जो भी प्रैक्टिस होगा अदर तरह के, वो सब पॉसिबल संभव तरह से करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, अब नर्सिंग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक कुछ दिए गए हैं। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस, ऑटोनॉमी, कोड ऑफ इथिक्स, रिसर्च ओरिएंटेशन, सर्विस ओरिएंटेशन और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स पर भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे, आप इसको लॉन्ग में आप लिख सकते हैं। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें असेसमेंट होता है, जो 2 टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? नर्सिंग डायग्नोसिस होता है इसमें। फिर उसके बाद नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद इवेलुएशन होता है, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेलुएशन। तो ये स्टेप्स है किसके? नर्सिंग प्रोसेस के। देखिए, इसको डिफाइन किया गया है, वो ऊपर हम लिखेंगे एक डिफिनीशन। इट में बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ असेसिंग द हेल्थ स्टेटस। यह एक मतलब कि इसको हम डिफाइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं? सिस्टमेटिक मेथड से हेल्थ स्टेटस को असिस्ट करते हैं। डायग्नोसिस हेल्थ केयर नीड्स, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान केयर, इनिशिएटिंग द प्लान एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। तो इसमें एक तरह से असिस्ट ही करते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक तरह से। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस इज द स्टेप वाइज डिटर्मिनेशन ऑफ द नर्सिंग केयर। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है एंड इट्स कंपोनेंट लाइक डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, प्लानिंग ऑफ द केयर, मेजर यूज्ड इन केयर एंड इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर दैट हेल्पिंग इन द प्रिपेयरिंग अ केयर प्लान। अब इसमें हम नर्सिंग प्रोसेस में केयर प्लान भी बनाना इम्पोर्टेंट होता है, वही आपको इसमें बता रहा है कि एक सिस्टमेटिक तरह से उसको पहले असिस्ट करते हैं और जो भी केयर होता है वो प्रोवाइड करते हैं किसमें? केयर प्लान के थ्रू। तो ये डेफिनीशन हुआ किसका? स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का ये डेफिनीशन है। अब उसके बाद हम इसके पर्पसेस देखेंगे, किसके? नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस। टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ, इसमें पेशेंट को हेल्प किया जाता है हेल्थ को मेंटेन करने में। टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, अब टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, किसी भी तरह से इलनेस से बचाने के लिए किसको? क्लाइंट को। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, इसमें क्लाइंट हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं। टू आइडेंटिफाई
क्लाइंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, इसमें क्लाइंट के एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम इलनेस, और प्रमोट करते हैं किसको, रिकवरी फ्रॉम इलनेस से। देन स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अब ये तो पर्पसेस थे, अब हम उसके स्टेप्स देखेंगे, किसके, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर फ्लोइंग 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के कितने टोटल स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप जो है असेसमेंट है, सेकेंड स्टेप्स क्या है, डायग्नोसिस है, थर्ड स्टेप्स क्या है, प्लानिंग, फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ इवेलुएशन। जो प्लानिंग वाला है स्टेप उसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं। तो ये टोटल 5 स्टेप है और इसको एक्सप्लेन भी करना होता है, अलग अलग तरह से दिया रहता है क्वेश्चन। तो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन, इस सभी को देखते हैं हम। देखिए असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इज द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यह एक मेथड है किसका, डाटा कलेक्शन करने का, जिसमें द नर्स कैन कलेक्ट द डाटा रिलेटेड पेशेंट इलनेस, नर्स डाटा कलेक्ट करती है किसके, पेशेंट के इलनेस से रिलेटेड डाटा को असिस्ट करती है। It is the first step of preparing the care plan in which nurse can collect the data by following method। अब यह तो फर्स्ट स्टेप है किसका, नर्सिंग केयर, सॉरी वही नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। इसमें फर्स्ट, ये जो नर्सिंग केयर प्लान में भी ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें डाटा को हम असिस्ट करते हैं। अब असिस्ट करते हैं डाटा किस किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से, पाल्पेशन मेथड से, परकशन मेथड से और अस्कल्टेशन मेथड से। ये टोटल 4 मेथड से हम डाटा को असिस्ट करते हैं, यानी ये फिजिकल टेक्निक, फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक आ गया। तो ये टोटल 4 मेथड लगते ही हैं किसी भी चीज़ को असिस्ट करने के लिए। देन कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, अब कंपोनेंट क्या क्या होता है एक असेसमेंट का। देखिए कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करना, वैलिडेटिंग डाटा और रिकॉर्डिंग डाटा। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है जो हम लिखते हैं एनसीपी में। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए दीज ऑल एबव द गिवन टेक्निक यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ये सभी टेक्निक किस में यूज किया जाता है, पेशेंट के डाटा कलेक्शन में यूज किया जाता है। अब हम उसके बाद जो देखेंगे वो डायग्नोसिस देखेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे असेसमेंट, अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस क्या होता है, द नर्सिंग डायग्नोसिस इज द सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस एक सिग्निफिकेंट स्टेप है किसके, नर्सिंग प्रोसेस के, इन विच द नर्स इंश्योर अबाउट द कॉज ऑफ सिम्टम्स and patient illness। It is the crucial step that decide the further area of care। इसी स्टेप में क्या डायग्नोसिस बनता है और क्या केयर प्रोवाइड करना है डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, वही स्टेप है ये। द नर्स आइडेंटिफाई द पेशेंट डिजीज कंडीशन एंड देयर एसोसिएटेड सिम्टम्स फॉर विच द केयर विल बी प्रोवाइडेड, यानी वही बताया जो केयर, क्या केयर प्रोवाइड करना है इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, वही इसमें बताता है। देन टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, अब नर्सिंग डायग्नोसिस के हम टाइप्स देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। देखिए फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस। जो एक्चुअल डायग्नोसिस, हाई रिस्क डायग्नोसिस, वेलनेस डायग्नोसिस और सिंड्रोम डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का अगर टाइप्स पूछेगा तो आप ये मेंशन कीजिएगा, एक्चुअल, हाई रिस्क, वेलनेस और सिंड्रोम डायग्नोसिस। उसके बाद प्लानिंग, अब प्लानिंग क्या होता है, देखिए प्लानिंग इज द डेरिवेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्लानिंग, अब कोई भी डिजीज है पेशेंट को एडमिट है तो उसके ऊपर हम प्लान करेंगे क्या देना है उसके ऊपर, तो वही प्लानिंग कहलाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो अप्लाई करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। इसमें देखिए क्या दिया है, दिस इज द स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन प्लान। अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ परफॉर्मेंस भी तो चेक करेंगे ना कि आज दिए मेडिसिन डोज तो कितना रिकवर हुआ है, तो वही द नर्स परफॉर्म ऑल द
मेजर्स एंड मेथड डैट ही और सी हैड प्लान बिफोर द पेशेंट केयर। प्लान के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई होता है। इन दिस स्टेप द नर्स अप्लाई द एक्शन एंड डिजीज रिलेटेड मेडिसिन, वही सेम है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इवेलुएशन। अब ये फिफ्थ और लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस के, जो इवेलुएशन है। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट और फाइनल स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसमें द नर्स इवेलुएट, जिसमें इन विच द नर्स इवेलुएट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर गोल्स अचीव थ्रू इम्प्लीमेंट इन द पेशेंट केयर। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या पेशेंट का स्टेज है, स्टेज जो स्थिति है वो क्या है, उसमें इवेलुएटिंग में लिखते हैं हम, इवेलुएशन करते हैं। तो ये टोटल था हमारा क्या, नर्सिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हेल्थ असेसमेंट। अब हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, देखिए हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ, पहले तो हेल्थ असेसमेंट में हेल्थ का डिफिनीशन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देन असेसमेंट जानेंगे। तो हेल्थ का डिफिनीशन वही WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO के, जब कंप्लीट फिजिकल, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वो ठीक होता है तभी उसको हम मेंटली हेल्दी बोलते हैं। उसके बाद असेसमेंट, इट इज अ सिस्टमेटिक एंड डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ। अब असेसमेंट में क्या होता है, पेशेंट का हम असेसमेंट करते हैं, जांचते हैं, देखते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वही असेसमेंट प्रोसेस है। अब इसके पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट के क्या पर्पस होते हैं, देखिए इसमें कलेक्ट करते हैं डाटा को अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ क्लाइंट, उसके फिजिकली, मेंटली और सोशली रिलेटेड, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, जो पहले कोई भी डिजीज कंडीशन अराइज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिजीज के कॉज को हम डिटरमाइन करते हैं, टू इवेलुएट द चेंजेस इन क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। अब जो भी इवेलुएट मतलब कि क्लाइंट हेल्थ स्टेटस में चेंजेज आया उसको इवेलुएट करेंगे, टू कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली, इसमें डाटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं जो भी हिस्ट्री टेकिंग मेथड और फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड से करते हैं, टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च। तो ये सारे हैं पर्पसेस है किसके, हेल्थ असेसमेंट के। अब हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस वही हम बता रहे थे, हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस अब क्या होता है, एक तो हेल्थ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो ये प्रोसेस है किसके, हेल्थ असेसमेंट के। अब हेल्थ हिस्ट्री जो होता है देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। अब कलेक्शन करते हैं सब्जेक्टिव डाटा को रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ, क्लाइंट के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को हम हेल्थ हिस्ट्री में लिखते हैं। अब फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री कैसे रहता है देखिए, बायोग्राफिकल डाटा रहता है, चीफ कंप्लेंट रहता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री और रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम, जो भी बॉडी सिस्टम का रिव्यू होता है वो। तो ये पूरा हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट जो है वो सब आ जाएगा इसके अंदर। देखिए जैसे बायोग्राफिकल डाटा, उसके बायोग्राफिकल डाटा को लेते हैं, चीफ कंप्लेंट क्या समस्या है, उसके प्रेजेंट में क्या इलनेस है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, उसके पास्ट पहले कोई डिजीज हुआ है कि नहीं वो भी कलेक्ट करते हैं, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई भी इस तरह डिजीज से सफरिंग कर रहा था पहले कि नहीं, ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, उसका क्या पेशा है, उसका इन्वायरमेंटल स्थिति क्या है, साइको सोशल हिस्ट्री भी करते हैं, और रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम यानी हेड टू टो एग्जामिनेशन उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन देखिए, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, हेल्थ असेसमेंट का। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डायग्नोसिस। देखिए इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, यह प्रोवाइड करता है क्या, ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में एंड मेकिंग डायग्नोसिस को बनाने में, उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं।
टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन यानी वही टोटल 4 टेक्निक हम यूज करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। अब इसको इंस्पेक्शन में हम देख करके करते हैं, सीन करते हैं, पाल्पेशन में पाल्पेट करते हैं, परकशन में टैपिंग मेथड से करते हैं और अस्कल्टेशन में हीयर करते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप, इससे हीयर करते हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के टेक्निक्स है। अब हम देखेंगे रबर इक्विपमेंट्स, वो तो टोटल था, क्या था, हेल्थ असेसमेंट। अब हम देखते हैं रबर इक्विपमेंट्स, ये भी 5 नंबर में आता है कि क्या क्या रबर इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। रबर इक्विपमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, मैकिनटोश आते हैं, वो भी रबर का बना होता है, जो भी फोल्डेबल होता है, देखे थे आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे। मैकिनटोश बेडशीट के नीचे रहता है जस्ट। रबर ट्यूबिंग होती है जिसमें ड्रेनेज आता है, रेक्टल आता है, फ्लेटस, कैथेटर, ये सब आ जाता है ट्यूबिंग में। ग्लव्स होता है, वो भी रबर का होता है। माउथ पीस ऑफ एम्बू बैग, ये सब रबर इक्विपमेंट्स किसका कह रहा है, जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होते हैं उसी का रबर इक्विपमेंट्स। एम्बू बैग, उसके बाद बल्ब यूज्ड विथ असेप्टो सिरिंज एंड ब्रेस्ट पंप, जो भी बल्ब यूज होता है असेप्टो सिरिंज में और ब्रेस्ट पंप में वो। फिर हॉट वाटर बोतल, वो भी। उसके बाद एयर पिल्लो, आइस कैप्स, सक्शन ट्यूबिंग्स। तो ये सब क्या है, एक रबर आइटम्स है। ये इक्विपमेंट्स लिखने के लिए बोलेगा तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद केयर ऑफ रबर आइटम्स। अब रबर आइटम्स के केयर कैसे किया जाता है, वो एवॉइड यूज ऑफ किरोसिन, बेंजीन ऑयल्स। अब इसमें देखिए, एवॉइड यूज ऑफ किरोसिन, बेंजीन ऑयल। रबर आइटम्स को हम केरोसिन और बेंजीन ऑयल के संपर्क में लाएंगे हीट फॉर क्लीनिंग रबर आइटम, तो वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। रबर शीट्स आर फोल्डेड बाय रोलिंग देम टू अवॉइड ब्रेकिंग। अब रबर शीट्स को कैसे किया जाता है, फोल्डिंग मेथड से रोलिंग करके रखा जाता है, उससे कोई ब्रेकेज उसमें नहीं आता है, क्रैकिंग नहीं आता है भाई। अवॉइड यूजिंग शार्प पार्टिकल्स लाइक ब्लेड, पिंस। अब शार्प पार्टिकल से दूर रखते हैं। स्टोर रबर आइटम्स इन वुडन। अब रबर आइटम्स को कहाँ स्टोर करते हैं, वुडन कप बोर्ड्स में, नॉट इन मेटेलिक वंस, मेटल इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर देन वुड। तो वही बताया वुड में क्यों करते हैं। ड्राई द रबर आइटम्स इन शेड। और रबर आइटम्स को किस में रखा जाता है, तो ये ड्राई द रबर आइटम्स इन शेड। क्या बोल रहा था कि रबर आइटम्स को हम छाया में रखते हैं, यानी सुखाने के लिए। अब धूप में रख दीजिएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा पूरा तरह से, वो उसमें बहुत सारे सॉफ्टनेस हो जाएगा, तो वो जल्दी इजीली फोल्ड भी नहीं हो पाएगा। तो वो रबर आइटम्स को कहाँ सुखाया जाता है, हमेशा छाया में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडमिशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है एडमिशन और एडमिशन के टाइप्स। तो एडमिशन के बारे में हम देखेंगे कि एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल फॉर द ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। देखिए एडमिशन को डिफाइन किया गया किस तरह से, देखिए अलाउइंग अ पेशेंट को अलाउ करते हैं इनटू द हॉस्पिटल, किस में, हॉस्पिटल में, फॉर द ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और केयर के लिए। तो ये किसका डेफिनेशन है, एडमिशन का। देखिए एक और डेफिनेशन, एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल या वार्ड फॉर थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस। आप कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसका कोई पर्पस होगा, तभी तो वो हॉस्पिटल में आ रहा है ना, तो यही है। उसके बाद पर्पसेस, टू रिसीव द पेशेंट इन द हॉस्पिटल या वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग एडमिशन किया जाता है। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, इसमें प्रोवाइड किया जाता है क्या, सेफ्टी और कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर प्रोवाइड किया जाता है। टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, हमेशा किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहता है। टू एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी वाइटल उसका इंफॉर्मेशन है वो एक्वायर करते हैं। एस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, अब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करेगा तभी तो वो हर कुछ बता पाएगा, जो भी उसका प्राइवेट प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, वो सब चीज़ आपसे शेयर कर पाएगा।
टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. अब टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, असिस्ट द पेशेंट फ्रॉम विच अ नर्सिंग केयर प्लान कैन बी इनिशिएटेड. तो ये सारे टॉपिक्स किसके अंदर आते हैं? ये पर्पस होते हैं किसके? ये एडमिशन के पर्पसेस है. अब हम देखेंगे एडमिशन के टाइप्स. एडमिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. एडमिशन 2 टाइप्स के होते हैं, यानी जो एडमिशन होता है वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है रूटीन एडमिशन और दूसरा होता है इमरजेंसी एडमिशन. यानी एडमिशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? एडमिशन टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक रूटीन, दूसरा इमरजेंसी. अब हम एक एक एडमिशन के बारे में देखेंगे कि इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है और रूटीन एडमिशन क्या होता है. देखिए, इमरजेंसी से पता चल रहा होगा कि इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन रहता होगा तब होगा वो इमरजेंसी. रूटीन यानी लॉन्ग टर्म के लिए. तो इमरजेंसी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एडमिशन. यह एक एडमिशन का टाइप है इन विच जिसमें पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन. इसमें पेशेंट एडमिटेड होता है किस कंडीशन में? एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को एडमिट किया जाता है रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट और जल्दी ट्रीटमेंट देने के लिए. एग्जाम्पल में पेशेंट विथ एक्सीडेंट, यदि पेशेंट किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो, आरटीए पेशेंट हो, पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग वाला पेशेंट हो, बर्न, जल गया हो, हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक का दौरा आया हो, तो इस सब कंडीशन में इमरजेंसी एडमिशन होती है. अब रूटीन एडमिशन क्या होती है? रूटीन एडमिशन इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट. अ ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम. एग्जाम्पल पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ब्रोंकाइटिस. देखिए, ये सब रूटीन एडमिशन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. अब हाइपरटेंशन, उसको बीपी का मेडिसिन लेना ही लेना है पर डे, तो ये रूटीन एडमिशन होता है ऐसे इस टाइप्स के पेशेंट को. अब हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है. टू रिसीव द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. मतलब कि जो भी पेशेंट को हम रिसीव कर रहे हैं और हेल्प हिम टू एडजस्ट टू हॉस्पिटल, उसको हम हेल्प करेंगे कि इस तरह से रहिए, जल्दी ठीक हो जाइएगा, रिकवर हो जाइएगा. टू वेलकम एंड एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव इनिशियल रिलेशनशिप विथ पेशेंट रिलेटिव्स. उसके पेशेंट के रिलेटिव्स का भी वेलकम. और टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट. इमीडिएट केयर देंगे, सेफ्टी देंगे. टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट का प्राइवेसी होगा वो मेंटेन करेंगे. टू सिक्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग्स. पेशेंट और उसके बिलोंगिंग्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस देंगे. रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, क्या एक नर्स का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नर्स शुड मेक एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद द पेशेंट. अब नर्स अगर हम बात नहीं करेगी अच्छे से व्यवहार पेशेंट के सामने नहीं करे तो वो कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाएगा. वो कुछ हो भी रहा होगा वो फिर भी नहीं बता पाएगा. तो हमेशा फ्रेंडली के तरह भी रहना. अब उतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाना है कि जैसे कि अब मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन लगाए ही नहीं. तो मेंटेन करके चलना है. मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन. अब देखिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पेशेंट कंडीशन का वो बनाना. असिस्ट एंड इवैल्यूएट पेशेंट हेल्थ फॉर नर्सिंग केयर. देखिए, असिस्ट एंड इवैल्यूएट पेशेंट हेल्थ फॉर नर्सिंग केयर. पहले तो असिस्ट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट को, किसके लिए? नर्सिंग केयर के लिए. ओरिएंट पेशेंट रिलेटिव्स टू हॉस्पिटल पॉलिसीज. नर्स शुड नोट और मेंशन द पेशेंट एड्रेस बाय देयर नेम एंड प्रॉपर टाइटल. अब ये सब चीज़ जैसे कि अब किसी पेशेंट का नाम सेम होगा तो जो उसके लिए कोई मेडिकेशन आएगा तो दूसरे पेशेंट को लग जाएगा, इसलिए उसका प्रॉपर नाम, टाइटल वगैरह टाइटल के साथ मेंशन करेंगे. प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर टू द पेशेंट. जो भी पोस्ट सर्जिकल केयर होगा वो प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पेशेंट एट देयर होम. और होम पर भी जाकर के नर्सिंग केयर जो भी होगा वो प्रोवाइड करेंगे. तो वो हमारा एडमिशन था. अब देखेंगे हम डिस्चार्ज. डिस्चार्ज क्या होता है? देखिए, इट इज एग्जिट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम हॉस्पिटल इज कॉल्ड डिस्चार्ज. अब क्लाइंट यानी पेशेंट
हॉस्पिटल से जब बाहर आता है उसी को तो डिस्चार्ज कहते हैं। जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो बाहर आता है उसी कंडीशन को तो हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच पेशेंट आर फुल्ली रिकवर्ड, इसमें पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो जाता है फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, किसी भी तरह के बीमारी से, और ट्रॉमेटिक इंजरी, और सारे ट्रॉमेटिक इंजरी वगैरह से, एंड फीलिंग वेल, डू नॉट नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल। अब वेल फीलिंग, अच्छा फील करता है और उसको हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्ज, इसी प्रोसेस को हम डिस्चार्ज कहते हैं। अब डिस्चार्ज होता है, अब टाइप्स देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि डिस्चार्ज किस किस तरह के डिस्चार्ज होता है। बहुत सारे डिस्चार्ज होता है, लामा डिस्चार्ज होता है, बिना बताए हुए भाग आना हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होता है, ये सब देखेंगे हम। अब देखिए डिस्चार्ज, टोटल 7 टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं। जो डिस्चार्ज के टाइप्स है टोटल 7, कौन कौन से हैं? क्योर्ड डिस्चार्ज, फर्स्ट है क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, सेकेंड है क्या लामा डिस्चार्ज, थर्ड क्या है एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज, फोर्थ क्या है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट DOR डिस्चार्ज, फिफ्थ क्या है ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल डिस्चार्ज, सिक्स क्या है रिलीफ डिस्चार्ज, और 7 डेथ डिस्चार्ज। इस सब में देखिए डेथ के कंडीशन में डिस्चार्ज, डेथ हो गया है तो डेथ के बाद डिस्चार्ज ही होगा ना। रिलीव्ड, अब रिलीव्ड हो गया है, रिलीफ मिल गया है किसी भी डिजीज से तो उसके बाद भी डिस्चार्ज होगा। तो सबको हम देखते हैं एक एक करके। देखिए क्योर डिस्चार्ज क्या होता है? व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट इज कंप्लीटेड, क्लाइंट के जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से ही इज़ डिस्चार्ज, उसके बाद उसके डिस्चार्ज किया जाता है, और ही गेट्स डिस्चार्ज आफ्टर डॉक्टर ऑर्डर, ये डिस्चार्ज डॉक्टर ऑर्डर के बाद ही मिलता है, उसको हम क्योर डिस्चार्ज बोलते हैं। अब देखेंगे हम लामा डिस्चार्ज। लामा डिस्चार्ज क्या होता है? व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यही हुआ लामा। अब अगेंस्ट में है तो वही बताएगा कि व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट, क्लाइंट इसमें अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करवाना चाहता है। वांट वो चाहता है क्या? लीव अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट लीव लेना, पेशेंट इन गॉन विथ लामा, उस टाइप्स को डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? लामा डिस्चार्ज बोलते हैं, यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज बोलते हैं। उसके बाद एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज। अब एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज क्या होता है? व्हेन क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, व्हेन क्लाइंट लीव हॉस्पिटल, क्लाइंट लीव करता हॉस्पिटल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, टू हॉस्पिटल अथॉरिटी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल विदाउट क्लियरिंग हिज ड्यूज। अब बिना बताए भाग जाना हॉस्पिटल से चुरा करके, चोरी छुपे, तो उसी को तो हम एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज बोलते हैं। ना वो बिल भरेगा और चुपचाप निकल जाएगा, उस वैसे डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज बोलते हैं। उसके बाद DOR डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। व्हेन क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, अब जब पेशेंट को वहाँ अच्छा फील नहीं होगा, बेटर फील नहीं होगा, कि उसको रिकवर हो ही नहीं रहा है, ऑन इज पर्सनल रिक्वेस्ट, फिर वो पर्सनल रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगेगा, जो भी कंडीशन होगा उसको डिस्क्राइब करके, तो वो हुआ डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। उसके बाद ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। अब पेशेंट है, अब इस हॉस्पिटल में कोई रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करेगा अदर हॉस्पिटल में, तो वही ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ। हेयर पेशेंट इज रेफर टू अदर हॉस्पिटल, देखिए इसमें रेफर कर दिया जाता है अदर हॉस्पिटल में पेशेंट को, वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी कंटिन्यूड, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है बिकॉज ऑफ बेटर सर्विसेज, यानी बेटर सर्विसेज के लिए पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, उसे डिस्चार्ज को हम ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल डिस्चार्ज बोलते हैं। अब रिलीव्ड डिस्चार्ज, रिलीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल दैट इज ट्रीटमेंट इज ओवर। अब रिलीव्ड जब होने जाने के बाद ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है, उस टाइप को डिस्चार्ज को रिलीव, डेथ मरने के बाद को डेथ डिस्चार्ज बोलेंगे। व्हेन क्लाइंट विथ क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज एडमिटेड एंड नॉट रिकवर डाइड इन द हॉस्पिटल, अब मर जाता है हॉस्पिटल में तो उसको हम डेथ डिस्चार्ज बोलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टाइप्स था, टोटल 7 टाइप्स होते हैं किसके? डिस्चार्ज के।
अब हम देखेंगे स्टेप्स फॉर डिस्चार्जिंग अ पेशेंट। क्या स्टेप्स होता है पेशेंट को डिस्चार्ज करने का। देखिए, मेक श्योर डैट देयर इज रिटेन कंसेंट। अब एक रिटेन कंसेंट लेते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो अप डिस्क्रिप्शन। अब डिस्चार्ज होता है तो एक रिटेन कंसेंट लेते हैं और डिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं। मेक श्योर डैट द फैमिली एंड द पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर केयर। जो भी केयर के बारे में होता है उसको पूरा फैमिली मेम्बर्स को भी समझा दिया जाता है। इफ़ द पेशेंट एंड रिलेटिव डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर हिम साइन लामा, तो वो लामा के अंदर आ जाता है। असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस चेक एंड पैक बिलोंगिंग्स। जो भी ड्रेस वगैरह होता है उसको चेक कर लेते हैं, जो भी बेडशीट वगैरह होगा वो। उसके बाद उसके बिलोंगिंग्स को पैक करने के लिए बोलते हैं। कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप, और डिस्चार्ज स्लिप करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया जाता है। ड्यूज क्लियर करके ही भेजेगा, आगे दिया हुआ होगा। कंप्लीट द पेशेंट रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी एंड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट हिज बिलोंगिंग्स बाय अ व्हील चेयर केयर ऑफ यूनिट्स आफ्टर डिस्चार्ज। यानी इसमें दिया है कि जो भी पेशेंट है अब वो अनेबल है जाने में तो उसको व्हील चेयर के थ्रू भेजेंगे, और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद उसके यूनिट को केयर करेंगे। अभी केयर कैसे करते हैं वो क्वेश्चन आता है, वो हम नीचे देखेंगे एक्सप्लेन्स। केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद केयर यूनिट को कैसे करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द पेशेंट इज डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, एंड बिफोर एडमिटिंग अनदर पेशेंट, और जो अनदर पेशेंट के एडमिटेड से पहले द रूम इज क्लीन एंड एयर। यानी जो जैसे कि कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ उसके बाद और किसी पेशेंट के एडमिट होने से पहले उसको रूम को क्लीन किया जाता है और प्रॉपर एयर वेंटिलेटेड किया जाता है। विंडोज एंड डोर्स आर ओपन। विंडोज और डोर्स को क्या करते हैं, इसमें ओपन कर देते हैं। द डोर्स विंडोज फर्नीचर आर वास्ट एंड क्लीन। इसमें डोर्स विंडोज फर्नीचर और जितने भी होंगे सबको क्लीन करेंगे। ऑल आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट शुड बी टेकन टू द यूटिलिटी रूम। जितने भी आर्टिकल्स यूज्ड हुआ है पेशेंट के ऊपर सबको यूटिलिटी रूम में ले जाएंगे, उसको वाश करेंगे, क्लीन करेंगे, स्टरलाइज करेंगे इफ नेसेसरी, और डिसइंफेक्टेड बाय केमिकल्स। अगर ज़रूरी होगा तो उसको केमिकल के द्वारा डिसइंफेक्टेड भी करेंगे। दीज आर रीअरेंज एंड केप्ट रेडी फॉर नेक्स्ट यूज। उसको रीअरेंज भी करेंगे किसके, नेक्स्ट यूज के लिए। उसके बाद ऑल अनवांटेड थिंग्स आर डिस्कार्ड। जितने भी अनवांटेड थिंग्स होंगे उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। अब जो भी यूज में नहीं आने वाला थिंग्स हो उसको डिस्कार्ड ही किया जाएगा। यूज लिनेन आर सेंड टू लॉन्ड्री। अब जो भी यूज्ड लिनेन हो गया है उसको लॉन्ड्री में सेंड कर देंगे धुलने के लिए। मैट्रेस, पिल्लोज, ब्लैंकेट इट इज शुड बी एक्सपोज टू द सनलाइट। अब जो भी वुलन चीज़ है अब उसको तो धुल नहीं सकते, वो एक दिन में नहीं ड्राई हो पाएगा, उसके लिए उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं। एंड देन द बेड इज रीमेड विथ फ्रेश लिनेन, और बेड को पुनः बना देते हैं फ्रेश लिनेन से। इफ़ द रूम वास्ट यूज्ड बाय द पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज इट शुड बी फ्यूमिगेटेड। अगर पेशेंट कोई कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान एडमिट हुआ हो तो उसको फ्यूमिगेट भी करते हैं। किसको, जो भी रूम होता है उसके आर्टिकल्स वगैरह को, सभी को। तो ये केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन। डिस्चार्ज के बाद क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन किस वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से। अब कहाँ से आया, कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर से आया, जिसका मतलब शेयर होता है, कोई चीज़ को शेयर करना। अब कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल। जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज किया जाता है किसके बीच, इंडिविजुअल के बीच, थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन एंड बिहेवियर। ये सब साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू इशारा करके बताना, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बताना। तो ये कम्युनिकेशन का डिफिनीशन है। किसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन है, तो वेबस्टर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर।
उसके बाद कम्युनिकेशन इज कॉमनली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड नॉलेज. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये अकॉर्डिंग टू पीटर जी नॉर्थ हाउस. तो ये दो डेफिनेशन है किसके, कम्युनिकेशन के. अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग. अब नर्सिंग में क्या पर्पस होता है कम्युनिकेशन का. टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अब बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इन्फ्लुएंस टू अदर को हम इन्फ्लुएंस करते हैं. टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा को कलेक्ट करते हैं. टू इनिशिएट इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन प्लानिंग होता है वो स्टार्ट करते हैं. टू इवैल्यूएट आउटकम ऑफ इंटरवेंशन, जो भी प्लानिंग है उसको इवैल्यूएट आउटकम वगैरह लेते हैं. टू इम्प्रूव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हैं. टू इनिशिएट चेंज विच हेल्प इन प्रोमोटिंग हेल्थ. ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, आप बात करेंगे तभी तो वो हमसे बात करेगा. आप कोई पेशेंट आया, अब उसको चुपचाप छोड़ दिए हॉस्पिटल में, नहीं उससे बात कर रहे हैं, नहीं उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो वो भी एक बोर सा हो जाएगा, कुछ बता भी नहीं पाएगा. वही टू इनिशिएट चेंज विच हेल्प इन प्रोमोटिंग हेल्थ. उसके बाद टू एनालाइज फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ टीम. तो ये सारे पर्पस है किसके, कम्युनिकेशन के पर्पस है. अब हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस या एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये दोनों सेम ही होता है. अब क्या एलिमेंट होता है, देखिए एक तो होता है सेंडर, उसके बाद मैसेज जो इनकोड करता है चैनल को, चैनल डिकोड करता है रिसीवर को, और देन फीडबैक मिलता है. यानी यही स्टेप है, एलिमेंट है किसके, कम्युनिकेशन के, बात करने के. कोई बोल रहा है, सेंडर मैसेज भेज रहा है, मैसेज भेजेगा ना किसको, किसी के थ्रू भेज रहा है, और रिसीवर रिसीव करेगा और उसका फीडबैक देगा. वही तो एलिमेंट है किसका, कम्युनिकेशन का. अब उसको एक एक करके देखेंगे. देखिए सेंडर को हम सोर्स भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज इनकोडर. इनकोडर भी इसको बोलते हैं. द पर्सन हु इज इनिशिएट कन्वर्सेशन, जो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन, बात करना, और सेंडिंग मैसेज किस में, सेंडर को ही बोलते हैं. एग्जाम्पल में दिया है कि इन हॉस्पिटल सेटिंग नर्स एज अ सोर्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट. अब नर्स ही जो न्यूली एडमिटेड क्लाइंट होते हैं उससे बात करना स्टार्ट करता है. तो इसमें सेंडर का काम कौन करता है, नर्स करती है. जो हॉस्पिटल सेटिंग्स होते हैं उसमें एक नर्स जो होती है वो सेंडर का काम करती है. अब देखेंगे मैसेज. द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मैसेज. जो सेकेंड एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का उसको हम मैसेज बोलते हैं. देखिए मैसेज कंसिस्ट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. मैसेज या तो वर्बल हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. देन उसके बाद चैनल. चैनल क्या होता है, इट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. यह थर्ड एलिमेंट है किसका, कम्युनिकेशन का. द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज इन द चैनल. एक मीडियम होता है जिसके द्वारा जाता है. फेस टू फेस इंटरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव देन टेलीफोनिक और रिटन मैसेज. टेलीफोनिक और रिटन मैसेज के तुलना में फेस टू फेस इंटरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. उसके बाद रिसीवर. रिसीवर इज द फोर्थ एलिमेंट और स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. रिसीवर इज ऑल्सो नॉन एज द लिसनर ऑब्जर्वर हु इंटरप्रेट मैसेज बेस्ड ऑन हिज और हर ऑन कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम. रिसीवर तो वही होगा, उसको मैसेज को इंटरप्रेट्स करेगा, जानेगा, समझेगा, उसके बाद नहीं फीडबैक देगा. अब रिस्पॉन्स वही है फीडबैक. इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. रेस्पॉन्स इज द मैसेज दैट द रिसीवर कन्वे टू सोर्स टू सेंडर. इट इज ऑल्सो नॉन एज फीडबैक विच में भी वर्बल और नॉन वर्बल, जो भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है. तो ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट है और प्रोसेस है. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है. ऐसे तो ये सारे क्वेश्चन पूछा ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं. जो भी VVI क्वेश्चन वही इसमें है टोटल. अब देखेंगे हम, देखिए
टाइप्स कम्युनिकेशन के, एक तो बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेस्ड पे कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद बेस्ड अपॉन फ्लो, फ्लो के बेस पे कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड। यानी कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप दो पार्ट्स और बेस्ड अपॉन फ्लो 5 टाइप्स, और डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। और अदर्स में विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन और मेटा कम्युनिकेशन। देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक एक करके हम देखेंगे। गला फंस गए। फॉर्मल, इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल ऑन वेरियस पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन, यह कम्युनिकेशन होता है किसके बीच का? ऑफिशियल ऑन वेरियस पोजीशन, जो बड़े पोजीशन का होता है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, बिटवीन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और स्टाफ नर्स। तो ये तो फॉर्मली बात होगा ना। तो ये अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपुल इन अ सोशल सिस्टम। अब दो पीपुल है इन अ सोशल सिस्टम और इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनफॉर्मल होगा। इंटरेक्शन बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स, जैसे गॉसिपिंग वगैरह बात कर रहा है, इनफॉर्मल में करेगा, जो मन आएगा वो बके जाएगा, जो करना होगा वो करेगा। लेकिन आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में है तो वो फॉर्मली बात करते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल और टीचर, स्टूडेंट के बीच, टीचर के बीच, तो ये एक फॉर्मल वे में बात करते हैं, जो भी वे होता है उसके वे में। अब इनफॉर्मल में तो कैसे भी आए, इधर सुन रहे, कहाँ, ये वो, दिस डेट सब बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है इंटरेक्शन बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ वेरी इनफॉर्मल टॉक विद द पीपुल। तो ये हमारा था इनफॉर्मल। अब देखेंगे बेस्ड अपॉन फॉलो के टाइप्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ बेस्ड अपॉन फॉलो कम्युनिकेशन, ये टाइप है बेस्ड अपॉन फॉलो कम्युनिकेशन का, जिसमें कम्युनिकेशन ऑकर फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। अब ये नीचे से ऊपर जो व्यक्ति होगा उसके अकॉर्डिंग, इट मे बी इन अ फॉर्म सजेशन, कंप्लेंट्स, रिपोर्ट, इट कैन बी वर्बल और रिटन फॉर्म। जैसे कि अप्लीकेशन फॉर लीव, अब हम किसी को अप्लीकेशन देते हैं लीव, तो जैसे हम स्टूडेंट है तो लोअर है, अब हमारे प्रिंसिपल बहुत अपर लेवल का, तो वो ट्रांसफ़र होगा, वो हो गया। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा? इट इज़ द कम्युनिकेशन विच ऑकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, सच एज कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू स्टाफ नर्स। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्टाफ नर्स को एजुकेट करेगी तो वो हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होगा? द कम्युनिकेशन फ्लोज हॉरिजेंटली, जो कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजेंटली फ्लो होगा और एमॉन्ग सेम हायरार्कियल लेवल, सेम हायरार्कियल लेवल में। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एमॉन्ग लेक्चर हो सकता है, कम्युनिकेशन एमॉन्ग स्टाफ नर्स, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये सब आ सकता है किस में? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में। अब जानेंगे हम वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। इट इज़ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओनली। इसमें सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाता है, उसी को वन वे बोलते हैं। इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे कि लेक्चर डिलीवर बाय टीचर इन क्लासरूम, यानी कि जो भी प्रोफेसर होते हैं, टीचर होता है, लेक्चर डिलीवर करता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो किस में आएगा? वन वे कम्युनिकेशन में, यानी सेंडर से मैसेज सेंड होगा रिसीवर के पास और कोई फीडबैक नहीं होगा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड अमॉन्ग अगेन फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। देखिए टू वे कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें दोनों तरफ से कोई मैसेज तो सेंड भी होगा, उसके बाद फीडबैक भी मिलेगा। सेंड, जैसे कि मैसेज हम सेंड किए,
रिसीवर के पास, रिसीवर रिसीव्ड किया और फीडबैक दिया, तो वो हुआ टू वे कम्युनिकेशन। ये 2 डायरेक्शन में होता है। ये इमेज से आप देख सकते हैं, जैसे कि सेंडर है मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर फीडबैक दे रहा है सेंडर को, तो ये है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द कम्युनिकेशन मैसेज इज कन्वेइंग यूजिंग सिम्बॉल। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें सिम्बॉल का यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, पोस्टर, मैप्स, इन सभी के थ्रू दिखाया जाता है, चार्ट्स के थ्रू दिखा करके, पोस्टर के थ्रू, मैप्स के थ्रू, पेंटिंग करके, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन को सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे टेली कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन डिस्टेंट प्लेसेस। यह एक ऐसा प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग का इन डिस्टेंट प्लेसेस विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लियंसेस, जो हेल्प करता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लियंसेस में। एग्जांपल रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इटीजी। तो ये टेली कम्युनिकेशन में आ जाएगा, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। अब मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस कम्युनिकेशन ऑकर्स इन डीपर सेंस। ये कम्युनिकेशन ऑकर्स होता है किसमें? डीपर सेंस में। इट कन्वेज मैसेज विद इन अ मैसेज। वन मदर इज डूइंग प्रेज ऑफ अ डॉटर, जैसे कि प्रार्थना करना। ये उसके बाद हम देखेंगे अब मेथड या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मेथड या मोड? देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछता है एग्जाम में, क्या कैसे? देखिए मेथड में पूछ सकता है या मोड के थ्रू। तो 2 मोड होते हैं, एक तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में आता है वोकेबुलरी, पेसिंग, सिंप्लिसिटी, डिनोटिव और कोनोटिव। उसके बाद क्लैरिटी और ब्रेविटी, टाइमिंग एंड रिलीवेंस, एडेप्टेबिलिटी। तो ये सारे वर्बल में आएंगे। नॉन वर्बल में क्या क्या आएंगे? बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, गेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स। तो ये सब नॉन वर्बल के टाइप्स हैं। ये कुछ अदर भी है वर्बल के, क्रेडिटेबिलिटी, ह्यूमर, और ये ऑब्जर्वेबल नॉन वर्बल के है, वॉइस रीडर। अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स द स्पीकर स्पीक्स, टॉकिंग इज मोस्ट कॉमन एक्टिविटी। इसमें सभी वर्ड्स आ जाएंगे जो भी स्पीकर स्पीक करेगा। और इसमें वोकेबुलरी में क्या कह रहा है कि इन दिस सेंडर एज वेल एज रिसीवर शुड हैव सिमिलरिटी इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बिकॉज पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। अब वोकेबुलरी तो सेम होगा, लेकिन पर्सन जो होगा डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, तो वो समझ सकता है। उसके बाद पेसिंग, इन दिस यूजिंग पॉज और टू स्टॉप, पॉज और स्टॉप करके कम्युनिकेट करना, जो सही समय होगा उस समय, और थोड़ा स्लो बोल करके, तो वो पेसिंग में आएगा। डिनोटिव और कोनोटिव में क्या आएगा? द डिनोटिव मीनिंग इज शेयर बाय कॉमन लैंग्वेज। जो भी कॉमन लैंग्वेज होगा उसमें बताना। जैसे पंजाबी पीपुल यूजिंग लैंग्वेज पंजाबी। अब जैसे मराठी पीपुल है तो उसको मराठी लैंग्वेज में बोल के समझाएंगे, तो वो डिनोटिव और कोनोटिव उसके लैंग्वेज में समझाना। तो वो जैसे कि बिहारी होगा, जो भी बिहार के होंगे, तो वो भोजपुरी, बिहार में अलग अलग तरह के भाषा बोले जाते हैं, कहीं भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, तो ये सब भाषा। उसके बाद सिंप्लिसिटी, फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन सेंडर मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अब सिंप्लिसिटी में तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे जो इजीली समझ सके। क्लैरिटी, कन्वे मैसेज शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्लैरिटी के साथ, यानी शॉर्ट एंड मिनिमाइज कन्फ्यूजन, बहुत कम कन्फ्यूजन के द्वारा। उसके बाद नॉन वर्बल देखते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है? इन इंक्लूड्स यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज गेस्चर्स, गेट, यूज ऑफ टच, फिजिकल अपीयरेंस। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेशन टेलिंग बेटर देन स्पोकन वर्ड्स। तो ये सब टच के द्वारा, फीलिंग्स, गेट के द्वारा, फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा, तो ये नॉन वर्बल में आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा है कि अ पेशेंट विथ इंडोट्रैकियल ट्यूब ऑन वेंटिलेटर, he cannot speak, he can express his feeling by राइटिंग ऑन कॉपी।
अब किसी को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा है तो वो कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा कि हमको ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो लिख करके बता सकता है, इशारा से समझा सकता है, तो वही है नॉन वर्बल। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के, वो देखिए, प्रोसेस इज ऑनगोइंग एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व सेटअप ऑफ एक्शन। सिमिलरली कम्युनिकेशन इज अ process as it involves set of action between the sender and receiver, then between receiver and speaker। वही सेम है, जो एलिमेंट पढ़े तो वही है, वो नीचे दिया गया है। देखिए, जैसे कि सोर्स है, क्या सेंड कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है इनकोडिंग के पास। अब इनकोडिंग तो इनकोड करेगा भाई, और इनकोड करके किसको देगा, चैनल को देगा, क्या देगा, तो मैसेज देगा। अब वही मैसेज चैनल से कहाँ जाएगा, डिकोड होकर के रिसीवर के पास जाएगा, अब रिसीवर फीडबैक देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या फैक्टर हमको अफेक्ट कर सकता है। अब जैसे कि डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका वो होगा, वर्किंग करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका, जेंडर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये सब अफेक्ट कर सकता है ना भाई। अब इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं है, अब बात कर रहे हैं तो कोई अगला सुनेगा ही नहीं। पर्सनल स्पेस, अब प्राइवेसी भी मेंटेन करना होता है कम्युनिकेशन में। वैल्यूज एंड प्रिस्क्रिप्शंस, इंटरपर्सनल एटीट्यूड, रोल एंड रिलेशनशिप, और उसके बाद ट्रेसेलिटी और कॉन्ग्रुएंस। तो ये सब क्या है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन है, जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशंस के, तो टोटल 4 बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, कल्चरल बैरियर। ये टोटल 4 बैरियर होते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा, जब फिजिकली यानी डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, सुनने में दिक्कत होगा, देखने में दिक्कत होगा, विजन प्रॉब्लम, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगा, और पाल्पिटेशन, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या आएगा, इमोशन डिस्टर्बेंस, जैसे कि एंजाइटी हो रहा है, सीवियर स्ट्रेस है, न्यूरोसिस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम है, फियर, ईगो सेंट्रिसिटी। तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब इन्वायरमेंटल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल के तो कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ वेंटिलेशन का कमी, लैक ऑफ लाइट, रोशनी कम रहेगा फिर भी दिक्कत होगा, लैक ऑफ प्राइवेसी का, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर है फिर भी दिक्कत, एक्सट्रीम नॉइज, ज़्यादा शोरगुल है फिर भी, उसके बाद कंजेशन, ये सब किसका है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स का। अब कल्चरल बैरियर्स, क्या क्या कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो भी नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनालिटी ट्रेस्ट, कस्टम्स, बिलीव्स, रिलीजन्स, एटीट्यूड और लैंग्वेज। तो ये सब कल्चरल बैरियर्स, यानी टोटल ये 4 बैरियर्स होते हैं और चारों के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन था। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, देखें, डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस है किसका, कम्युनिकेट करने का, इन रिटन फॉर्म अबाउट इसेंशियल फैक्ट, जो भी इसेंशियल निश्चित, जो भी इसेंशियल फैक्ट्स है उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि समय रहते ही सब चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज अ कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग आर द मेजर कम्युनिकेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आता है, जैसे कि रिकॉर्ड कोई भी चीज़ करते हैं लिख करके, और रिपोर्ट करते हैं बता करके। यानी कि हम लोगों के हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो नर्स होती है, एक नर्स ड्यूटी कर रही होती है और दूसरा नर्स का शिफ्ट जो आता है, तो वो रिपोर्ट करती है कि अभी इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे दिए हैं, इसके बाद ये डोज लगने थे, ये टेस्ट करवाने हैं और ये डोज लगेंगे, और उनको ये देना है, उसका यूरिनरी आउटपुट लिख कर मेंशन करना है, उसका यूरिनरी आउटपुट ये था, वो अपना जो भी होगा वो ओवर देना, तो ये रिपोर्टिंग आ जाएगा।
और रिकॉर्ड्स में जो भी नर्सिंग सीट में हम मेंशन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड के थ्रू काम करेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन था। अब इसके पर्पस, किसके, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ पर्पस भी होंगे। अब क्या क्या पर्पस है, देखिए ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग बनाइएगा एग्जाम में तो नंबर ज़्यादा देता है। अब क्या पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन का, देखिए फर्स्ट है कम्युनिकेशन, प्लानिंग केयर, लीगल रिकॉर्ड, एजुकेशन, रिसर्च, ऑडिट और फिनेंशियल बिलिंग। तो ये जो भी 7 पर्पसेस है किसके, डॉक्यूमेंटेशन के। अब कम्युनिकेशन क्या है डॉक्यूमेंटेशन के, देखिए इसमें क्या कह रहा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू कम्युनिकेट। डॉक्यूमेंटेशन में बात करना भी एक इम्पोर्टेंट पर्पस है किसका, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका। द इंफॉर्मेटिंग एमोंग द हेल्थ केयर वर्कर्स से, प्लानिंग क्लाइंट केयर, लीगल रिकॉर्ड, इसे समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एक एक लाइन में लिख दीजिएगा। एजुकेशन, रिसर्च और ऑडिट, फिनेंशियल बिलिंग, ये टोटल डॉक्यूमेंटेशन था। अब देखेंगे हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस पूछता है। ऐसे डिफिनीशन भी जान जाइए। एक डिफिनीशन है, रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट, वही है जैसे कि रिकॉर्ड में हम रखते हैं ना परमानेंट लिख करके, कभी भी काम आ सकता है। जब पेशेंट का डिस्चार्ज भी हो गया फिर भी क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सब चीज़। इसके पर्पस रिकॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डाटा फॉर प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है डाटा फॉर प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के लिए। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड प्लान्स फॉर द फ्यूचर, अब जैसे कि रिकॉर्ड किए हैं तो वो फ्यूचर में काम में आएगा। रिकॉर्ड हेल्प टू डिटेक्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड बेसलाइन डाटा एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म चेंजेस रिलेटेड टू द सर्विस। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इवेलुएटिंग द सर्विस। तो ये आप लोग खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। आप इसको एक एक पॉइंट को रीड कर जाइएगा। उसके बाद रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन नर्सिंग ऑडिट्स। देखिए इस सभी का मतलब है रिकॉर्ड्स, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना फ्यूचर यूज के लिए। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, ठीक, अगर एडमिट है और उसको डिस्चार्ज हमने दे दिया, पूरे क्योर हो गया, उसके बाद अगर पेशेंट के घर जाने के बाद कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो उस पर ब्लेम आ सकता है। अगर रिकॉर्ड है मेरे पास अवेलेबल तो कुछ नहीं होगा कि हम ये मेडिसिन दिए थे, ये ऐसा उसका कंडीशन था और ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दिए थे। तो रिकॉर्ड आएगा तो हेल्प करेगा। तो वही ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब पूछता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टोटल रिकॉर्ड्स के जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स है। वार्ड्स रिकॉर्ड्स, सबसे पहला क्या है, वार्ड्स रिकॉर्ड्स, नर्स रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टाफ रिकॉर्ड्स और एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड्स के टाइप्स हैं। अब ये रिपोर्टिंग वही रिपोर्ट ओवर देना, वही रिपोर्टिंग कहलाता है। देखिए रिपोर्ट्स आर ओरल और रिटेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन नर्सेस और अ नंबर ऑफ पर्सन। तो वही रिपोर्ट करना। और रिपोर्ट समराइज द सर्विस ऑफ द पर्सन ऑफ पर्सनल ऑफ द एजेंसी। रिपोर्ट्स आर यूजली रिटेन डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। सेम है। पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग का क्या, जो भी रीचिंग गोल्स, जो भी जैसे कि आप किसी पेशेंट का हम फाइल बनाए हुए हैं तो उसके गोल्स क्या है, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता है उसके लिए कि देखिए अभी हम इस डोज से मेडिसिन चला रहे हैं 0.5 डोज, अगर नहीं हो रहा है तो उससे बढ़ाएंगे। तो अगर रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, रिपोर्ट में नहीं रहेगा तो हम फिर पता नहीं चलेगा कितना दिया गया। अगर इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उसको थोड़ी पता है कि कितना मेडिसिन चलाया है। वो रिपोर्ट देखेगा तब पता चलेगा ये मेडिसिन चलाया। तो वही उसके पर्पस होंगे। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। ओरल रिपोर्ट सेम है, ओरल रिपोर्ट भी हो सकता है, रिटन रिपोर्ट हो सकता है, चेंज एंड सेंड शिफ्ट रिपोर्ट यही हॉस्पिटल में होता है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट और इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये टोटल रिपोर्ट के टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे कोड ऑफ इथिक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। क्या, कोड ऑफ इथिक्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज इथिकल
एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग, इसको हम इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। किसको? कोड ऑफ इथिक्स को। उसके बाद दीज आर द रूल्स और प्रिंसिपल डेट govern right conduct. They deal with what is good and bad, with moral duty and obligation. ये डील करता है जो भी गुड और बैड है उसमें विथ मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के साथ। इथिक्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो भी इथिक्स है वो प्रोटेक्ट राइट्स जिसके भी होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। द वर्ड्स इथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द इथोस, जो इथिक्स वर्ड्स है वो कहाँ से आया है? इथोस से आया है, मीनिंग कस्टम्स और करेक्टर। उसका मीनिंग क्या होता है? कस्टम्स और करेक्टर। इथिक्स आर करेक्टराइज ऑफ अ प्रोफेशन एंड आर कॉल्ड अ कोड, उसको हम कोड कहते हैं। और ये कुछ इथिक्स दिया हुआ है, जैसे रूल एंड रेगुलेशन, वैल्यूज, रिसर्च, मोरल प्रिंसिपल्स, इथिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिस, रूल ऑफ कंडक्ट। तो ये सब इथिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। A code of ethics is a set of ethical principles that are accepted by all members of a profession. And International Code of Ethics for Nurse was first adopted by the International Nursing Council. INC के द्वारा फर्स्ट जो भी इथिक्स है वो दिया गया था 1953 में। अब अकॉर्डिंग टू INC जो इथिक्स था वो क्या क्या बना था, जैसे कि हेल्थ को प्रमोट करना, इलनेस से बचाना, हेल्थ को रिस्टोर करना, एलिवेट सफरिंग, उसको एलिवेट करना। तो ये इथिक्स था। अब कुछ कोड दिए गए थे जैसे नर्स एंड पीपुल के बीच में, फिर नर्सेस एंड प्रैक्टिस, नर्सेस एंड को वर्कर्स, नर्सेस एंड सोसाइटी, नर्सेस एंड द प्रोफेशन। अब नर्सेस एंड पीपुल को देखिए क्या कह रहा है कि द नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दोज पीपुल हु रिक्वायर नर्सिंग केयर। नर्सिंग क्या है कि जैसे जिसको पहले नीड होगा उसको हम पहले देंगे नर्सिंग केयर। The nurse is providing care promotes an environment in which the values, customs and spiritual belief of the individual are respected, उसके अकॉर्डिंग ही। उसके बाद नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड को-वर्कर्स, और नर्स एंड सोसाइटी, नर्स एंड प्रोफेशन। तो ये टोटल पॉइंट्स है किसके? एलिमेंट ऑफ कोड है ये। अब हम देखेंगे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग O2 एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं तो नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या भूमिका होती है O2 एडमिनिस्ट्रेशन देने के दौरान, वो देखते हैं। सबसे पहला चेक द नेम, नाम को चेक करते हैं, बेड नंबर चेक करते हैं, और अदर इंडिकेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को और कोई अदर इंडिकेशन, नेजल कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। चेक द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस चेक करते हैं। अगर नाम, बेड नंबर, डायग्नोसिस चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम किस पेशेंट को देना है? अगर देना है किसी और को दे दिए किसी और को, तो इस सब के लिए ये चेक करते हैं। उसके बाद नीड ऑफ O2 थेरेपी, जिसको नीड है O2 थेरेपी को उसको देंगे। उसके बाद चेक द डॉक्टर ऑर्डर्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी डोज ETC। अब डॉक्टर ऑर्डर शीट में चेक करेंगे कितना डोज देना है। चेक द डॉक्टर ऑर्डर्स फॉर द स्पेसिफिक प्रिकॉशन रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पोजीशन किस पोजीशन में देना है वो। असिस्ट द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ साइनोसिस, ऑक्सीजन की कितनी कमी है, कोई साइनोसिस साइन भी है कि नहीं है वो। नोट एनी साइन ऑफ पल्मोनरी डिस्फंक्शन, पल्मोनरी डिस्फंक्शन में कोई साइन आ रहा है वो चेक करेंगे। चेक द पेशेंट वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट, कोई भी आर्टिकल्स अवेलेबल है यूनिट में कि नहीं। चेक द पेशेंट मेंटल स्टेट एंड द एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, उसके मेंटल स्टेट को हम चेक करेंगे। चेक O2 सिलेंडर फॉर इट्स एसोसीरीज एंड देयर वर्किंग कंडीशन, O2 सिलेंडर के जितने भी एसोसीरीज होगा वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं वो। उसके बाद चेक पेशेंट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर भी चेक करेंगे। तो ये सब था इंडिकेशन था O2 एडमिनिस्ट्रेशन देने के, कि O2 एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिया जाता है। ये टोटल 12 पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कंफर्ट डिवाइसेस, क्या क्या कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं वो। टोटल 13 कंफर्ट डिवाइसेस इसमें मेंशन किया गया है।
कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं वो ये एग्ज़ाम में भी आता है कि कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे पिल्लोज, बैक रेस्ट, फुट रेस्ट, सैंड बैग्स, रोल्स, कार्डियक टेबल, बेड क्रेडल, बेड ब्लॉक्स, एयर एंड वाटर मैट्रेस, एयर कशन, रिंग्स, ग्लोव्स विथ वाटर, ट्रॉकेंटर रोल्स। तो ये सब हम यूज करते हैं कंफर्ट डिवाइसेस के रूप में। जैसे किसी पेशेंट को अब बैकएक हो रहा है, अब उसको टर्न लेना है तो पिल्लो के थ्रू हम देंगे, बैक रेस्ट देंगे, फुट रेस्ट देंगे, सैंड बैग्स देंगे। तो ये सब था। कंफर्ट डिवाइसेस कम्स अंडर विच डिवाइसेस